Assalamualaikum. Welcome to the lecture number 12, part B of Digital System Design EE319 course. In today's lecture, we will see the available options of loops in Verilog HTL, and we will also learn that how to use those loops in our designs. जिस तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट लूप्स की ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल थी, इसी तरह Verilog HTL के अंदर भी जो लूप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं उनमें रिपीट लूप है, वाइल लूप है और फॉर लूप मौजूद है। तो आज के लेक्चर में ज़रा हम फॉर लूप का सिंटैक्स भी देखेंगे कि इसको फॉर लूप को जो किस तरीके से हम Verilog के अंदर लिख सकते हैं और किस तरीके से इसको हम अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह सी लैंग्वेज में था, सेम एज इट इज़ फॉर का कीवर्ड यूज़ करते हैं फॉर लूप को लिखने के लिए, और उसके बाद इनिशियलाइज करते हैं जो भी लूप वेरिएबल है उसको हम किसी ख़ास वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे, और उसके बाद किस कंडीशन के ऊपर लूप की जो है वो टर्मिनेशन होगी, जिसको हम कंट्रोल एक्सप्रेशन कह रहे हैं, और फाइनली जो है वो इंडेक्स स्टेटमेंट आएगी, लूप को हमने इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। और Verilog HTL में क्योंकि जो लूप है जब वो सिंथेसाइज होती है तो एक हार्डवेयर में जो हमने कोड लिखा था उसको एक हार्डवेयर में कन्वर्ट कर रहा होता है, जैसे वो जो लूप है दैट मस्ट बी डिटर्मिनेंट, यानी लूप की जो आइट्रेशंस होती हैं वो ऑलरेडी नोन होनी चाहिए, और एक लूप को सिंथेसाइज होने के लिए उसकी जो नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस हैं वो नोन होनी चाहिए। यानी ऐसी लूप हम Verilog जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकता जिसकी नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस जो हैं वो डिटरमिन ना की जा सकें, या हम कहें कि एंडलेस लूप जो है वो सिंथेसाइज नहीं हो सकती। उसकी रीज़न ये है कि जब जो एक इनकोड जो भी कोड आपका जो है वो लूप की बॉडी के अंदर लिखा होगा, जिसको हम स्टेटमेंट फॉर एग्जीक्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, लूप की बॉडी में जो भी कोड लिखा होगा वो एक हार्डवेयर में कन्वर्ट होगा, और जितनी लूप की आइट्रेशन होगी, फॉर एग्जांपल हमने एक फॉर लूप लिखी है जिसकी टोटल 3 आइट्रेशंस हैं, तो उसके अंदर जो कोड है उसकी 3 कॉपीज़ जो हैं वो सिंथेसाइज होकर बन जाती हैं। तो क्योंकि हमारे FPGA में हार्डवेयर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं है, तो इस वजह से लूप की आइट्रेशंस भी जो हैं वो लिमिटेड होना मस्ट हैं, ताकि जब Verilog कोड सिंथेसाइज हो तो उसकी नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस या उसकी जो हार्डवेयर के डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं वो डिटरमिन किए जा सकें। इस स्लाइड के अंदर फॉर लूप को यूज़ करते हुए जो है वो एक 3x8 का डिकोडर बनाया हुआ है। तो 3 डिकोडर ऑलरेडी हमें नोन है किस तरीके से काम करता है, इसकी नंबर ऑफ़ इनपुट्स जो हैं वो लेस होती हैं और नंबर ऑफ़ आउटपुट्स जो हैं वो अगर फॉर एग्जांपल अगर इस डिकोडर के ऊपर इनपुट पे तीनों बिट्स 0 हैं तो लाइन नंबर 1 जो है वो जो फर्स्ट इसकी लाइन है वो एक्टिव हो जाती है और बाकी सारी जो है वो 0 हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर इसके ऊपर जो है वो 0 0 और 1 आ जाएगा तो ये सेकंड लाइन पे 1 होगा और बाकी सब पे 0 होगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए इसका हम फॉर लूप के थ्रू हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से डिज़ाइन करना है, और नॉर्मली जो डिकोडर होगा वो किस तरीके से डिज़ाइन होगा। तो इसकी आउटपुट टोटल नंबर ऑफ़ आउटपुट जो हैं वो 8 हैं, जिसको वाई आउट एक 8 बिट का वेक्टर डिक्लेयर कर दिया, और इसी तरीके से जो इसकी इनपुट्स हैं टोटल 3 इनपुट्स हैं और इसको ए इनपुट डिक्लेयर किया हुआ है। क्योंकि डिकोडर जो है कम्बिनेशन सर्किट है तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ऑलवेज एट AIN, यानी जब भी इनपुट कोड आएगा तो उसके बाद जो है वो ये पूरा ऑलवेज ब्लॉक बिगिन से लेकर एंड तक एग्जीक्यूट होगा, और इसमें सबसे पहले वाई आउट के ऊपर 8 बिट का 0, इसका मतलब ये कि जो आउटपुट है उसकी तमाम की तमाम 8 बिट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी, और उसके बाद फिर केस हमने लगाया हुआ है AIN के ऊपर, यानी जो इनपुट कोड होगा उसी के ऊपर केस लगा हुआ है। अगर AIN के अंदर जो है वो 3 बिट का 0 था तो वाई आउट की बिट नंबर 0 1 हो जाएगी, अदरवाइज़ अगर उसमें 0 0 1 है तो सेकंड बिट एंड सो ऑन, और डिफ़ॉल्ट केस लगा हुआ है तब कि अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं होता तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो तमाम की तमाम बिट्स 0 हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा कोड है, इसी को हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं जब हम लोग जो है वो कम्बिनेशनल सर्किट्स की एग्जांपल्स देख रहे थे। तो इसी डिज़ाइन को हम फॉर लूप की मदद से किस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ तक जो है वो सेम है जो हम अभी देख चुके हैं, यानी आउटपुट डिक्लेयर हुई है और इनपुट डिक्लेयर हुई है, और उसके बाद हमने एक इंटीजर के
जो है वो डिक्लेयर किया है, जो लूप की आइट्रेशंस को जो है वो ट्रैक करने के लिए यूज़ होगा। और उसके बाद सेम ऑलवेज ब्लॉक हमने यूज़ किया हुआ है, ए इन जो है वो उसकी एक्टिविटी लिस्ट में है। जैसे ही ए एन के अंदर कोई चेंज आएगी तो ये पूरा ऑलवेज ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। इसमें इनिशियली वाई आउट को हमने 8 बिट के ज़ीरो के साथ तमाम आउटपुट ज़ीरो कर दिए हैं। अगर प्रीवियसली उन पर कुछ किया हुआ था तमाम बिट ज़ीरो हो जाएंगे। उसके बाद ये फॉर लूप यूज़ हुई है। अगर इसको आप गौर से देखें तो फॉर लूप हमारे जो कि हमने इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है लूप की आइट्रेशंस को ट्रैक करने के लिए, उसको इनिशियली हमने ज़ीरो कर दिया है और उसके बाद लूप की हर आइट्रेशन में के को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं और के लेस देन 8 जो है वो हमारी टेस्ट कंडीशन है। जैसे ही के की वैल्यू जो है वो लेस देन 8 नहीं रहेगी, इसका मतलब यानी 8 या 8 से ग्रेटर होगी तो लूप टर्मिनेट कर जाएगी। और लूप की बॉडी के अंदर दो इफ़ और एल्स हमने लगाई हुई है। इफ़ के अंदर जो इनपुट कोड है अगर वो के इक्वल होगा तो वही केथ बिट वाई आउट की केथ बिट जो है वो 1 हो जाएगी, अदरवाइज वाई आउट की केथ बिट जो है वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल लेट से हम एक दो केसेस के थ्रू देख लेते हैं कि जो इनपुट पे कोड आया है हमारे पास ए इन आई है जो इनपुट, वो लेट से 000 है, 3 बिट का 0 है। तो ये फॉर लूप क्या करेगी कि के को पहले 0 रखेगा, के 0 जो है वो इस 3 बिट के 0 से कंपेयर होगा क्योंकि 0 इक्वल टू 0 है। तो क्योंकि के में भी अभी 0 पड़ा हुआ है और जो इनपुट कोड आया वो भी 0 है, तो वाई आउट की बिट नंबर 0 के ऊपर 1 चला जाएगा। और जब के की नेक्स्ट आइट्रेशन होगी, के जब इंक्रीमेंट हो जाए क्योंकि ए इन में अभी 0 आया हुआ है 3 बिट का और के इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा, तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1 एल्स चलेगा। और वाई आउट की बिट नंबर 1 क्योंकि के 1 हो चुका था, वाई आउट की बिट नंबर 1 0 हो जाएगी। इसी तरीके से जब के मज़ीद इंक्रीमेंट होगा और ये 2 हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन फिर फॉल्स होगी और एल्स चलेगी और वाई आउट ऑफ 2 जो है वो 0 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो रिमेनिंग आइट्रेशंस हैं वो उन तमाम के लिए ये वाली जो इफ़ कंडीशन है ये फॉल्स होगी तो एल्स चलेगा और तमाम के तमाम रिमेनिंग बिट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। इसके बाद लेट्स से कि हमारी इनपुट जो है वो चेंज हुई है और इनपुट के अंदर 3 आ गया, तो क्या होगा कि अगेन ऑलवेज ब्लॉक चलेगा, वाई आउट पे तमाम बिट्स 0 हो जाएंगी और उसके बाद के 0 होगा क्योंकि ए इन में हमारे पास 3 मौजूद है और के 0 है एंड 0 इज़ नॉट इक्वल टू 3 एल्स चलेगा और बिट नंबर 0 जो है वाई आउट की 0 हो जाएगी। उसके बाद फिर के में नेक्स्ट इटरेशन के लिए के इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगा और 1 इज़ स्टिल नॉट इक्वल टू 3, तो एल्स अगेन चलेगा और बिट नंबर 1 जो है वाई आउट की वो भी 0 हो जाएगी। इसी तरीके से के मज़ीद इंक्रीमेंट होकर 2 होगा और वाई आउट ऑफ 2 भी 0 हो जाएगी और उसके बाद के मज़ीद इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा। अब जो है वो ए इन जो है वो भी 3 है और के भी 3 है, तो यहाँ हमारी इफ़ी कंडीशन ट्रू होगी तो वाई आउट की बिट नंबर 3 जो है वो 1 हो जाएगी और उसके बाद रिमेनिंग तमाम आइट्रेशंस के लिए के अप टू 7 तमाम रिमेनिंग बिट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कि ये एक लिखा हुआ कोड जो है वो इसको कॉम्पैक्ट शेप के अंदर हमने जो है वो यूजिंग फॉर लूप इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया। यहाँ पे अगर आप हार्डवेयर देखें तो हार्डवेयर दोनों जो डिज़ाइंस थे या दोनों ये लास्ट स्लाइड के अंदर ये दोनों मॉड्यूल्स हमने बनाए थे, एक फॉर लूप के थ्रू और एक विदाउट फॉर लूप, तो उन दोनों के अगर हम हार्डवेयर सिंथेसिस के बाद देखें तो जस्ट एक एग्जांपल दिखाई हुई है, एग्जैक्टली सेम हार्डवेयर जो है वो दोनों का बन रहा है। नेक्स्ट हम फॉर लूप को जो है वो टेस्ट वेक्टर जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर हमने कोई टेस्ट पेन बनाना है और इनपुट के ऊपर जो है डिफरेंट हमने इनपुट सीक्वेंसेस अप्लाई करने हैं तो हम फॉर लूप के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। एक हमने टेस्ट बेंच मॉड्यूल डिक्लेयर किया हुआ है कम्बिनेशन सर्किट टीबी के नाम से और उसके बाद उसकी रजिस्टर ABC और एक वाई डिक्लेयर है। तो अगर आप देखें ये एक सिंपल डिज़ाइन मॉड्यूल है जिसको हमने यहाँ पे जो है वो इंस्टेंशिएट कर लिया है। तो हम इस मॉड्यूल की डिटेल में नहीं जा रहे कि क्या काम कर रहा है, इसमें बस हमें ये देखना है कि इसकी 3 इनपुट ABC हैं और एक आउटपुट Y है।
तो हमने इन तमाम इनपुट्स को ए बी सी को रेज डिक्लेयर कर दिया और आउटपुट वाई जो डिज़ाइन मॉड्यूल के उसको वाई डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे हमने जो है वो इस डिज़ाइन मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट कर दिया। तो क्योंकि हम टेस्ट बैंड पहले देख चुके हैं तो ये चीज़ें ऑलरेडी रिपीट हो रही हैं। उसके बाद हमने लूप की आइट्रेशंस को ट्रैक करने के लिए इंटीजर के डिक्लेयर किया हुआ है, और उसके बाद इनिशियल का पूरा ब्लॉक है जो बिगिन से लेकर एंड तक चल रहा है। और इसमें हमने क्या किया है कि ए बी और सी को तीनों को कनकैटिनेट करके इनिशियली उसके ऊपर 0 असाइन कर दिया है, और उसके बाद जो है वो फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप क्या कर रही है कि 0 से लेकर 7 तक जाएगा और के में 1 टाइम इंक्रीमेंट होता जाएगा, यानी इनिशियली के 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 होगा, और उसके बाद जैसे ही के जो है वो 8 होगा तो ये लूप टर्मिनेट कर जाएगी। अब हो रहा क्या है कि इनिशियली जब के 0 है तो ये 0 इन 3 बिट्स पे असाइन हो रहा है, यानी तीनों बिट 0 हो जाएंगी। फिर के की नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए के 1 होगा, तो 3 बिट का 1 के जो है वो 0 0 1 होता है, तो 0 0 और 1 असाइन हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से 0 1 0 होगा, और के अप टू 7 जाएगा, तो लास्ट जो के की वैल्यू इन 3 बिट्स पे साइन हो रही होगी वो 1 1 और 1 होगी, और हर 5 यूनिट टाइम डिले के बाद जो है वो के की वैल्यू अपडेट होके इन 3 बिट्स के ऊपर असाइन हो रही होती। तो यहाँ से हम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिज़ाइन मॉड्यूल है उसकी जो इनपुट्स हैं ए बी और सी, तीन बिट की इनपुट है, तो मैक्सिमम 3 बिट पे कम्बिनेशन जो है वो 0 से लेकर 7 तक जा सकते हैं, और यही काम हमने किया है। इस फॉर लूप के अंदर 0 से लेकर 7 तक तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं वो इन 3 इनपुट के ऊपर हमने कनकैटिनेट करके भेज दी हैं, और जब ये इनपुट आ जाएंगी तो ये डिज़ाइन मॉड्यूल पे अप्लाई होके जो है जो भी यहाँ पे लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट की हुई है वो रिज़ल्ट हमारा जो है वो टेस्ट होके आ जाएगा। फॉर लूप के अंदर कुछ छोटी सी बातें जो जहन में रखने वाली हैं कि फॉर लूप के फ़ौरन बाद सेमीकोलन नहीं डालना, जिस तरह हम मॉड्यूल बनाते हैं और उसकी पोर्ट लिस्ट के फ़ौरन बाद सेमीकोलन डालते हैं। फॉर लूप के अपने आगे सेमीकोलन नहीं डालना, अदरवाइज फॉर लूप जो है वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। डू नॉट यूज़ सेम कंट्रोल वेरिएबल फॉर मल्टीपल लूप। अगर आपने अपने डिज़ाइन के अंदर डिफरेंट लूप यूज़ की हुई हैं तो हर लूप की जो वेरिएबल आप जिसके थ्रू लूप को आप ट्रैक कर रहे हैं तो डिफरेंट वेरिएबल्स डिफरेंट इंटीजर्स जो है वो आप डिक्लेयर करें। अगर इंटीजर फॉर कंट्रोल वेरिएबल हम रजिस्टर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर के अंदर भी कोई नंबर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर जब डिक्लेयर कर रहे होंगे तो रजिस्टर की विड्थ कितनी होगी हमें थोड़ा सा ये जो है वो देखना पड़ेगा। जिस तरीके से हमारे पास एक रजिस्टर है जिसमें टोटल 4 बिट की वैल्यू जो है वो हमारी मैक्सिमम आ सकती है, और 4 बिट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अगर चारों बिट्स 1 हो जाएँ तो वो 15 होती है। तो हमने फॉर लूप लगाई हुई है जिसमें आई इनिशियली 0 किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस केस में जब हमने रजिस्टर यूज़ किया हुआ है एज कंट्रोल वेरिएबल। तो आई की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 15 है, ठीक है। तो 15 का मतलब ये है कि चारों बिट्स से 1 हो जाएंगी, और उसके बाद आई में आप मज़ीद इंक्रीमेंट करेंगे तो आई क्योंकि है ही 4 बिट्स का, चारों बिट्स 1 हो जाने के बाद आई मज़ीद इंक्रीमेंट होके ओवरफ्लो हो जाएगा, ओवरफ्लो होके ये दोबारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये दोबारा 0 होगा तो फिर टेस्ट कंडीशन अगेन ट्रू हो जाएगी, तो ये ऐसी लूप बन जाएगी जो कभी भी टर्मिनेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर जो ऐसी लूप जो कभी भी टर्मिनेट ना हो सके, हमें पता है कि वो लूप फिर सिंथेसाइजेबल नहीं रहती। तो हम जब अगर इंटीजर्स को यूज़ ना कर रहे हो एज कंट्रोल वेरिएबल, रजिस्टर्स को यूज़ कर रहे हो, तो रजिस्टर्स में हमें जो है वो ये एहतियात देखनी पड़ती है कि रजिस्टर की विड्थ हमने कितनी रखी हुई है, और उसी हिसाब से फिर जो है वो टेस्ट कंडीशन को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 12 पार्ट बी कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेक्चर नंबर 13 के साथ जो फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।